नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह चौहान स्वागत करता हूं आज आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल जीके विद विक्रम सिंह चौहान पर। राजस्थान इतिहास चौहान वंश पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम बात कर रहे थे। पीछे की क्लासों में हम पृथ्वीराज चौहान के जीवन परिचय, उसका प्रारंभिक जीवन और उसकी विजय को देख कर के आए थे। जी हाँ, उसका प्रारंभिक जीवन और उसकी विजय को देखा था हमने, जहाँ पृथ्वीराज चौहान ने किस तरह से अपने पिता की मृत्यु के बाद 1 वर्ष तक अपनी माता के साथ सत्ता संभाली। उसके बाद वो स्वयं सत्ता संभालते हैं। अपने चाचा अपार गंगे, अपने चचेरे भाई नागार्जुन का दमन करते हैं, भंडारकों का दमन करते हैं, महोबा महोबा के शासक परमार्दी देव से संघर्ष करते हैं, आला उदल को तुमुल के युद्ध में पराजित करते हैं और चौहान चालुक्य संघर्ष में भीमदेव को पराजित करते हैं। और जयचंद गढ़वाल की पुत्री संयोगिता के से वह विवाह करते हैं और उन दोनों के मध्य क्या संबंध थे, इसको लेकर के हमने कल बात की थी। आज हमारी बात है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य संघर्ष को लेकर के। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य 2 युद्ध हुए, तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय युद्ध। इन युद्धों के बारे में जानने से पहले या इन युद्धों के बारे में बात करने से पहले हम मोहम्मद गौरी के बारे में बात करते हैं। 1173 में मोहम्मद गौरी गजनी का शासक बना। 1173 में मोहम्मद गौरी गजनी का शासक बना और इसके बाद वह भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। अफगानिस्तान से निकलकर भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। इसी उद्देश्य से गौरी ने 1175 में, ध्यान रखना है आपको, गौरी ने 1175 में सर्वप्रथम मुल्तान पर आक्रमण किया और विजय किया। तो भारत में उसका पहला आक्रमण मुल्तान पर हुआ। आज मुल्तान भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन भारत में पहला आक्रमण उसका मुल्तान पर 1175। मुल्तान को विजय करने के बाद गौरी गुजरात में बढ़ता है और 1178 में गुजरात पर आक्रमण करता है। इस समय गुजरात का शासक भीमदेव द्वितीय था, जिसे मूलराज द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। यह अल्पवयस्क थे, इसीलिए इनकी माता, जिनका नाम है नायिका देवी, यह इनकी संरक्षिका थी तथा गुजरात की सत्ता इन्हीं के द्वारा चलाई जा रही थी। लेकिन उस समय गद्दी पर जो बैठे थे उनका नाम था मूलराज द्वितीय। ठीक है, तो गौरी का संघर्ष हुआ, गौरी ने आक्रमण किया, नायिका देवी ने गौरी को प्रत्युत्तर दिया, अपने नेतृत्व में गौरी को पराजित किया और गौरी गुजरात से पराजित होकर के चला गया। आपको यहाँ पर यह याद रखना है कि गौरी की भारत में पहली पराजय कौन सी थी। अक्सर लोग तराइन का युद्ध लिख देते हैं कि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से गौरी पहली बार पराजित हुआ था। नहीं, गौरी पहली बार पराजित हुआ है गुजरात में मूलराज द्वितीय से। ठीक है, तो गौरी ने गुजरात में पराजय होने के बाद गौरी ने अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण दिशा से, यानी कि पश्चिम दक्षिण दिशा से बढ़ने के बजाय भारत में उसने उत्तर पश्चिम दिशा से आना चाहा। और ऐसे में गौरी ने पेशावर, पंजाब, लाहौर, इन क्षेत्रों को जीत लिया। इस समय पंजाब में गजनवी जो आक्रमणकारी था, उसका उत्तराधिकारी खुसरो शाह गद्दी पर बैठा था। गौरी ने खुसरो शाह को पराजित करके पंजाब, लाहौर जैसे क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। इसके बाद गौरी ने 1188 में इस पंजाब के क्षेत्र से आगे बढ़कर भटिंडा पर आक्रमण कर दिया और भटिंडा पर अधिकार कर लिया। गौरी का अधिकार किस पर हो गया? भटिंडा पर। 1188 में गौरी ने भटिंडा को विजय कर लिया और जैसे ही गौरी ने भटिंडा पर आक्रमण करके भटिंडा पर अधिकार किया, इसी के साथ ही गौरी और भारत यानी कि उत्तर भारत में जो सत्ता संभाले हुए थे उनका नाम है पृथ्वीराज चौहान, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान और गौरी दोनों की सीमाएं आपस में स्पर्श कर गई और ऐसे में दोनों के मध्य संघर्ष होना लाजमी या ज़रूरी हो गया था। तो पृथ्वीराज चौहान भी एक साम्राज्यवादी योद्धा और गौरी भी साम्राज्य विस्तार करना चाहता था और भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाहता था। तो गौरी और पृथ्वीराज चौहान दोनों के मध्य संघर्ष जरूरी हो गया था भटिंडा पर अधिकार। आप देख चुके हैं पिछली क्लासों में किस तरह से पृथ्वीराज चौहान ने भंडारकों का दमन करके महोबा विजय के बाद में अपने साम्राज्य को आगे बढ़ा लिया था। तो ऐसे में गौरी और पृथ्वीराज दोनों की सीमाएं आपस में स्पर्श कर गई और दोनों के मध्य जो संघर्ष होता है वह तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय युद्ध। तो
तराइन के युद्ध से पहले या इन दोनों के संघर्ष से पहले कुछ इतिहासकारों ने पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य हुए युद्ध को लेकर के अपने कुछ मत रखे हैं। सबसे पहले बात करता हूँ मैं चंद्रबरदाई की। चंद्रबरदाई के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि यह पृथ्वीराज चौहान का दरबारी विद्वान था। इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी पृथ्वीराज रासो। इस पुस्तक को पूरा किया था चंद्रबरदाई के पुत्र जलहन के द्वारा। जी हाँ, जलहन। तो पृथ्वीराज रासो लिखी चंद्रबरदाई के द्वारा की थी, किंतु पृथ्वीराज चंद्रबरदाई के मरने के बाद और उसके बाद का जो विवरण है चौहानों का, वो जलहन के द्वारा लिखा गया था। तो प्रारंभ चंद्रबरदाई और इसको पूरा किया था चंद्रबरदाई के पुत्र जलहन ने। याद रखेंगे आप, जलहन। तो पृथ्वीराज रासो की चंद्रबरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो के अनुसार गौरी और पृथ्वीराज के मध्य कुल 21 बार संघर्ष हुआ था। कितनी बार संघर्ष हुआ? 21 बार संघर्ष हुआ। चंद्रशेखर, एक इतिहासकार है चंद्रशेखर, जिन्होंने सुरजन चरित्र लिखा, वह भी गौरी और पृथ्वी के मध्य 21 बार संघर्ष होना बताते हैं। तो दोनों ने ही 21 बार संघर्ष होना बताया। इसके बाद एक व्यक्ति है जिनका नाम है नयन चंद्र सूरी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है हमीर महाकाव्य। तो हमीर महाकाव्य के अनुसार नयन चंद्र सूरी के अनुसार उन्होंने अपनी पुस्तक हमीर महाकाव्य में गौरी और पृथ्वी के मध्य 7 बार संघर्ष बताया। कितनी बार? 7 बार। इसी के अलावा एक इतिहासकार और है जिनका नाम है राजशेखर, और राजशेखर ने पुस्तक लिखी थी प्रबंध कोश। जी हाँ, राजशेखर ने पुस्तक लिखी थी प्रबंध कोश, और इन्होंने गौरी और पृथ्वी के मध्य 20 बार संघर्ष बताया। यह राजशेखर वह राजशेखर नहीं है जो गुर्जर प्रतिहारों के दरबार में थे, जिन्होंने भुवन कोश, विशाल भंजिका, हरविलास, बाल रामायण वगैरह पुस्तक लिखी थी। ये राजशेखर दूसरे हैं जिन्होंने प्रबंध कोश लिखी और इसमें दोनों के मध्य संघर्ष बताया कुल 20 बार। तो अब चलते हैं हम तराइन के युद्ध में। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 भटिंडा पर अधिकार को लेकर के दोनों के मत टकराते हैं और दोनों के मध्य 1191 में एक भयंकर युद्ध होता है जिसका नाम है तराइन। तराइन का मैदान इस समय, ये तराइन का मैदान भारत के हरियाणा करनाल जिले के अंदर स्थित है। यहाँ पर गौरी की सेना आ गई और पृथ्वी की सेना आ गई। दोनों की सेनाएं आपस में आज आमने सामने आती है और दोनों के मध्य युद्ध होता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी की सेना को बुरी तरह से पराजित कर दिया। ठीक है, गौरी इस युद्ध में घायल हो गया और घायल होने के बाद में युद्ध का मैदान छोड़ करके भागने लगा। जब गौरी भाग रहा था तो उसकी सेना भी नेतृत्व नहीं होने की वजह से युद्ध का मैदान छोड़ने लग गई और सेना भी गौरी के साथ युद्ध का मैदान छोड़ करके भाग रही थी। यहाँ पृथ्वीराज ने एक सबसे बड़ी भूल कर दी जिसको राजनीतिक भूल मानते हैं, और पृथ्वीराज चौहान के तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित होने का एक महत्वपूर्ण कारण भी है कि पृथ्वीराज चौहान ने भागती हुई गौरी की सेना का और गौरी का पीछा नहीं किया, उन्हें छोड़ दिया। पृथ्वीराज चौहान की उदारता कह लो या राजनीतिक भूल कह लो, लेकिन ये पृथ्वीराज चौहान के लिए बहुत ही गलत और भारत के लिए भी बहुत ही गलत सिद्ध हुआ। तो इस तरह से तराइन के प्रथम युद्ध में विजय मिल जाती है भारत के अजमेर के वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान को, और पृथ्वीराज चौहान इस विजय के बाद में गौरवान्वित महसूस करते हैं या चौहानों का वर्चस्व बढ़ा। लेकिन यह जो विजय थी वो लंबे समय तक ना रही और आ गया 1 वर्ष बाद तराइन का द्वितीय युद्ध। जी हाँ, तराइन का द्वितीय युद्ध। एक तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, जस्ट 1 वर्ष बाद। इस 1 वर्ष में गौरी ने क्या किया और पृथ्वी ने क्या किया? तो पृथ्वीराज तो अपने जीते हुए प्रदेशों को संभालने में बिजी था। ठीक है, जैसे महोबा का कुछ क्षेत्र जीता तो वहां पर उसने अपनी सेना वेना नियुक्त करके रखेगी। ठीक है, और मतलब वो अपने जीते हुए प्रदेशों को और अपनी विजय का उत्सव मनाने में लिप्त रहा पृथ्वीराज चौहान। वहीं गौरी इस 1 वर्ष के दौरान पृथ्वीराज चौहान से पुनः युद्ध करने के लिए तैयारियां करने लगा, क्योंकि उसने भारत में एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया था। जब वह इस तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित हुआ, वह गजनी लौटा। इस बीच उसने भारत में बहुत बड़ा साम्राज्य ले लिया था। 1175 से वो आक्रमण कर रहा है, तो वो अपने साम्राज्य को कैसे छोड़ते? तो ऐसे में उसे पृथ्वीराज चौहान से संघर्ष करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा, और दोनों के मध्य पुनः तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। गौरी 1,20,000 की सेना के साथ में तराइन के मैदान में आ गया। पृथ्वीराज चौहान भी अपनी सेना के साथ इस तराइन के मैदान में आ जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान भी अपनी सेना के साथ तराइन के मैदान में आ जाता है। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। इस बार गौरी ने
पृथ्वीराज चौहान को युद्ध क्षेत्र में पराजित करने से पहले कुछ कूटनीति का सहारा लिया। गौरी का एक सेनापति था या सेनानायक था जिसका नाम था किवाम उल मुल्क। गौरी ने अपने सेनापति किवाम उल मुल्क को संधि प्रस्ताव देकर के पृथ्वीराज चौहान के पास भेजा। किवाम उल मुल्क संधि प्रस्ताव लेकर पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंचता है और गौरी इस संधि प्रस्ताव में कहता है कि मैं अपने जो विजित क्षेत्र हैं जैसे कि मुल्तान, लाहौर, पंजाब, यहाँ तक के क्षेत्र में रहूँगा और अपने आक्रमण आगे नहीं बढ़ाऊंगा। पृथ्वीराज चौहान से भी यह वादा लेता है कि आप भी अपने प्रभाव क्षेत्र में ही रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। तो दोनों के मध्य इस प्रकार की संधि प्रस्ताव। पृथ्वीराज चौहान ने भी सोचा कि युद्ध में पिछली बार जीत गए थे, इस बार भी जीत जाएं, लेकिन युद्ध जीते कोई भी नुकसान दोनों सेनाओं का होना है। ठीक है, तो ऐसे में पृथ्वीराज चौहान युद्ध ना करते हुए संधि प्रस्ताव को स्वीकार करने पर विचार विमर्श में लग जाते हैं। अब पृथ्वीराज चौहान तो विचार विमर्श में लग गए। उधर गौरी ने इस संधि प्रस्ताव के धोखे में पृथ्वीराज चौहान को रखा और सुबह प्रातःकाल, जो प्रातःकाल हमारे दूसरे कार्य होते हैं, उठना, घूमना वगैरह, जो ऐसे कार्यों में जब पृथ्वीराज चौहान की सेना बिजी थी और संधि प्रस्ताव के धोखे में थी, तो उसी समय गौरी ने अपनी सेना लेकर के पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर दिया। पृथ्वीराज चौहान इस अचानक हुए आक्रमण से चौंक गए और उन्होंने सर्वप्रथम हाथी पर बैठ करके इस युद्ध का नेतृत्व किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली क्योंकि युद्ध योजना के बद्ध नहीं लड़ा जा रहा था। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने घोड़े पर बैठ के युद्ध का नेतृत्व किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इसलिए उन्होंने उस समय की स्थिति को देखते हुए मैदान छोड़ना उचित समझा। जी हाँ, उचित समझा, क्योंकि अगर जीवित रहें तो पुनः गौरी को पराजित कर सकते हैं पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि पीछे भी वो एक युद्ध में गौरी को पराजित कर चुके थे। इसलिए जीवित रहना जरूरी था और पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध का मैदान छोड़ करके अलग हो गए और इस तरह इनकी द्वितीय युद्ध में विजय हो जाती है मोहम्मद गौरी की। ठीक है, अब इस युद्ध के बाद में क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कैसे हुई, इसको लेकर के विद्वानों के मत, और इस युद्ध के कारण, इस युद्ध के हार के कारण और इस युद्ध के परिणाम। तो पहले मैं बात करूं इस युद्ध को लेकर के, पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु को लेकर के विद्वानों के मध्य जो मत है या मतभेद है कि कैसे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिनहाज उस सिराज। जी हाँ, मिनहाज उस सिराज ये एक इतिहासकार है। जब तुर्कों की सत्ता भारत में स्थापित हो जाती है तो उस समय के इतिहासकार हैं जिनका नाम है मिनहाज उस सिराज। तो मिनहाज उस सिराज अपनी एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम है तबकाते नासिरी। क्या पुस्तक है? तबकाते नासिरी। तो कहानी को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। जब पृथ्वीराज चौहान घोड़े पर बैठकर के युद्ध से जा रहे थे तो गौरी की सेना ने पृथ्वीराज चौहान का पीछा किया। ठीक है, मिनहाज उस सिराज ने अपनी पुस्तक तबकाते नासिरी में लिखा है कि जब पृथ्वीराज चौहान युद्ध को छोड़कर के जा रहे थे तो गौरी की सेना ने पृथ्वीराज चौहान का पीछा किया और सिरसा हरियाणा, एक जगह है जिसका नाम है सिरसा हरियाणा में गौरी की सेना ने पृथ्वीराज चौहान की सेना को घेर लिया और घेर करके वहीं पृथ्वीराज चौहान को मार दिया। तो पहला मत हमारे पास मिनहाज उस सिराज का, बुक का नाम है तबकाते नासिरी। उसमें वे कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कहाँ हो गई? सिरसा में। ठीक है, आधुनिक इतिहासकार सहमत नहीं इस मत से कि ऐसा हुआ होगा। एक और मत है और अब की बार व्यक्ति है जिनका नाम है हसन निजामी। ठीक है, ये भी एक इतिहासकार है, हसन निजामी, और इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है तजुल मासिरी। ठीक है, पुस्तक का नाम क्या है? तजुल मासिरी। तो हसन निजामी कहते हैं गौरी इस युद्ध में विजय रहा, उसने पृथ्वीराज चौहान को अजमेर का क्षेत्र दे दिया और अजमेर का क्षेत्र देकर के उसी क्षेत्र पर शासन करने के लिए कहा, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को गौरी ने अपने अधीन कर लिया। ये बात कहनी है किसकी? हसन निजामी की। किस पुस्तक में? अपनी पुस्तक तजुल मासिरी में वो इस मत को रखते हैं। तो उन्होंने इस मत को अपनी पुस्तक में रखा, किंतु पृथ्वीराज चौहान ने गौरी के विरुद्ध षड्यंत्र रचने चाहा और गौरी को मारना चाहा, जिस बात का पता गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक को लग गया। इसीलिए गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को अजमेर में मरवा दिया। तो पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु को लेकर की दूसरा मत है अजमेर, और वो किस इतिहासकार के अनुसार है? हसन निजामी, और पुस्तक का नाम है तजुल मासिरी। ठीक है, इसके बाद एक इतिहासकार और
एक व्यक्ति है जिनका नाम है प्रबंध, एक व्यक्ति है जिनका नाम है चंद्रप्रदाय। चंद्रप्रदाय ने पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु को लेकर के अपना एक अलग ही मत पेश किया है, जिस पर आधुनिक इतिहासकारों को विश्वास नहीं हो पाता है। तो एक काल्पनिक ढंग से उन्होंने सारी बात लिखी है। तो चंद्रप्रदाय पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु को लेकर के क्या कहते हैं अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में। तो चंद्रप्रदाय ने कहा कि जब गौरी इस युद्ध में विजय हो गया तो गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कैद किया और कैद करके अपने साथ गजनी ले गया। गजनी ले जाकर के पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी गई। तो पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी गई, उनको गजनी में रखा गया। ऐसे में पृथ्वीराज चौहान का जो परम मित्र है जिसका नाम है चंद्रप्रदाय, जो ये किताब लिख रहा है, चंद्रप्रदाय अपने मित्र की खोज में भारत से बाहर अफगानिस्तान से गजनी पहुंच गया और गजनी में जाकर के वो किसी बिल्कुल एकदम नाट्य तरीके से गौरी के दरबार में पहुंच जाता है। ठीक है, गौरी के दरबार में पहुंच गया जादू दिखाने वाले खेल को लेकर के, और उसके दरबार में रहने लगा और पृथ्वीराज चौहान को ढूंढने लगा। तो जब जहाँ कारागाह थे वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान को ढूंढने के लिए चंद्रप्रदाय के द्वारा कविताएं या पंक्तियाँ गाई जाती। ऐसे में एक दिन पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रप्रदाय को पहचान लिया और चंद्रप्रदाय ने भी पृथ्वीराज चौहान को पहचान लिया। दोनों में वार्तालाप हुई, बातचीत हुई और गौरी को मारने का षड्यंत्र रचा गया। जी हाँ, षड्यंत्र रचा गया। अब क्या षड्यंत्र था? चंद्रप्रदाय गौरी के दरबार में भेष बदल के रह रहा था जादू दिखाने को लेकर के। तो ऐसे में चंद्रप्रदाय ने पृथ्वीराज चौहान की बखान कर दिया कि उसका कि एक व्यक्ति है जिसे शब्द भेदी बाण चलाने में वो क्या है, पारंगत है। तो गौरी ने कहा कि वह मेरे ही दरबार में है, कैद है, अंधा है। तो शब्द भेदी बाण शब्दों से चलता है, मतलब शब्द के माध्यम से आप दूसरे को इंडिकेट करोगे और वह शब्दों को पकड़ करके या शब्दों को शुद्ध करके उसके अकॉर्डिंग अपना निशाना साधेगा। तो ऐसे में गौरी ने दूसरे दिन सभा में पृथ्वीराज चौहान को उपस्थित करने का आदेश दिया। गौरी एक ऊंचे तख्त पर बैठ गया और पृथ्वीराज चौहान के हाथ में धनुष और बाण दे दिए गए। चंद्रप्रदाय पृथ्वीराज चौहान पहले ही योजना बना चुके थे कि शब्द भेदी बाण के माध्यम से हमें गौरी का कत्ल करना है। यहाँ चंद्रप्रदाय एक पंक्ति कहते हैं, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। 4 बांस की दूरी है, 24 अंगुल की ऊंचाई है और 8 अंगुल दूरी। तो ऐसे में वो पूरा पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य जो डिस्टेंस थी उसको इस माध्यम से उन्होंने बता दिया। 4 बांस 24 गज 8 अंगुल प्रमाण, ता बैठा सुल्तान मत चुके चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने अपना तीर गौरी पर लगाया और गौरी पर वो तीर लगा और गौरी उसी समय मूर्छित होकर के नीचे गिर गया और वो मर गया। तो गौरी को यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान ने मार दिया है, किसकी अकॉर्डिंग? चंद्रप्रदाय की पुस्तक पृथ्वीराज रासो की अकॉर्डिंग। अब पृथ्वी और चंद्रप्रदाय का क्या हुआ? तो चंद्रप्रदाय और पृथ्वी ने दोनों ने आपस में एक दूसरे को मार दिया, एक दूसरे को मृत्यु दे दी, क्योंकि पीछे तुर्क उनको मृत्यु दे दी, इससे पहले उनको मृत्यु दे दी। अब ये जो घटना विवरण था ये किसने लिखा? जी हाँ, यही घटना वर्णन लिखा है चंद्रप्रदाय के पुत्र जलहन ने उसी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में। तो ये पृथ्वीराज चौहान को लेकर के आपके पास मत है, जिसमें आपको इतिहासकारों के नाम से आपको याद करना है कि कौन से इतिहासकार ने कौन से मत को मान्यता दी है। तो हसन निजामी का मत है अजमेर में मृत्यु हुई, और आधुनिक इतिहासकार हमारे गोपीनाथ शर्मा और दशरथ शर्मा इसी मत को स्वीकार करते हैं, लेकिन कुछ अलग तरीके से। तो गोपीनाथ शर्मा और दशरथ शर्मा का मानना है कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु अजमेर में ही हुई है हसन निजामी के अनुसार। ठीक है, और मिनहाज सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात नासरी में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु बताई है सिरसा में, और चंद्रप्रदाय कहते हैं गजनी में। किंतु गजनी वाली बात सही नहीं है, क्योंकि जो मोहम्मद गौरी था वो 1206 में जब भारत को विजय करके, बंगाल बिहार की विजय करके जब जा रहा था गजनी, तो रास्ते में 1206 में उसकी हत्या कर दी गई थी खोखरों के द्वारा। तो गौरी तो 1206 में मरा। तो ऐसा वर्णन हमें एक फारसी इतिहासकार या अन्य किसी ग्रंथों में नहीं मिलता, इसलिए चंद्रप्रदाय की बात को सही नहीं माना जा सकता। तो ये पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु को लेकर की बात थी। अब इस पृथ्वीराज चौहान की हार के क्या कारण थे? तो पहला कारण तो ये था कि जब गौरी प्रथम युद्ध में पराजित हो रहा था तो उस भागती हुई सेना का पृथ्वीराज चौहान ने पीछा नहीं किया, जो पुनः तराइन के द्वितीय युद्ध में उसे ले आई। दूसरा, पृथ्वीराज चौहान की अदूरदर्शिता। पृथ्वीराज चौहान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, अकॉर्डिंग इसकी ज़्यादा उसने ध्यान दिया महोबा के जीते हुए क्षेत्रों को प्रबंध करने की में।
तीसरा महत्वपूर्ण कारण था पृथ्वीराज चौहान ने दिग्विजय की नीति अपनाई, जिसको लेकर के राजस्थान के या अन्य राजपूती ने पृथ्वीराज चौहान को सहयोग नहीं दिया गौरी के विरुद्ध। और गौरी इस एक वर्ष में अपनी सैनिक क्षमता को बिल्कुल तैयार करके पृथ्वीराज चौहान के पास में एक वर्ष बाद में पहुंच गया। इस युद्ध के परिणाम क्या हुए? इस युद्ध का पहला परिणाम तो ये हुआ कि भारत में जो हिंदू सत्ता थी वो समाप्त हो गई। उत्तर भारत में पृथ्वीराज चौहान को हम अंतिम हिंदू सम्राट भी कह सकते हैं। हर्षवर्धन के बाद में मध्यकालीन भारत का अंतिम हिंदू सम्राट जिसने भारत पर शासन किया। तो भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित हो गई और यह सत्ता सल्तनत काल के 5 वर्ष मुगल शासक औरंगजेब और उत्तर मुगल शासक बहादुर शाह जफर और फिर अंग्रेजों की सत्ता तक रहती है। ठीक है, तो मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई। दूसरा, भारत में इस्लाम धर्म का तेजी से प्रचार प्रसार हुआ। तुर्कों के आने के बाद में भारत में इस्लाम धर्म का तेजी से प्रचार प्रसार हुआ। नेक्स्ट है, भारत में फारसी शैली का आगमन भी हुआ। ठीक है, और इसके बाद बहुत सारी इस्लामिक शैली, फारसी शैली भारत में आगमन हुई। ये पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य तराइन की युद्ध को लेकर के, प्रथम व द्वितीय युद्ध को लेकर के विजय के कारण, परिणाम, उसकी मृत्यु को लेकर की बात,